क्लियर है? जब तो हमारे पास डेटा थोड़ा हो, 100 रिकॉर्ड है, 200 रिकॉर्ड है, 400-500 रिकॉर्ड्स हैं, वहां तक तो लिस्ट भी बहुत अच्छा ही काम कर देती है, आपको कोई ज्यादा फर्क नहीं पता चलता। पर डेटा एनालिसिस की जब भी बात करते हैं तो हम 100-50-100-500 रिकॉर्ड्स की बात नहीं कर रहे हैं, तब हम रिकॉर्ड्स की बात कर रहे हैं लाखों। डेटा एनालिसिस के लिए और फाइल्स आएंगे उसमें 100-50 रिकॉर्ड्स नहीं आएंगे, उसमें लाखों रिकॉर्ड हैं। जब आप लाखों रिकॉर्ड्स की बात करते हैं तो लिस्ट के कंपैरिजन में जो आपके नंपाई एरेज हैं 50 to 100% फास्टर, मैं आपको प्रूव करके दिखा दूंगी। 50 to 100% फास्टर रन करते हैं एज कंपेयर टू जैसे हमारी लिस्ट। तो लिस्ट भी यूज होता है, जब तक हमारे पास लिमिटेड डेटा होता है तब तक लिस्ट यूज होता है। जब डेटा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो फिर हम नंपाई एरेज यूज करते हैं। ठीक है, तीसरा बड़ा फायदा इसमें, इट हैज वेक्टराइज्ड ऑपरेशन। इसमें वेक्टराइज्ड ऑपरेशन, इसमें आप वेक्टराइज्ड ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। वेक्टराइज्ड ऑपरेशन मतलब कि आपके पास एक लिस्ट है, लिस्ट में बहुत सारे नंबर्स हैं, एक दूसरी लिस्ट है, दूसरी लिस्ट में भी बहुत सारे नंबर्स हैं। अब आपको कॉरेस्पॉन्डिंग नंबर्स को ऐड करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? लूप लगाना पड़ेगा या लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन लगाना पड़ेगा। Whereas अगर आप नंपाई में काम कर रहे हो तो आप array1 plus array2 करें, वो अपने आप कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को काम करते हैं विदाउट यूजिंग लूप्स। ठीक है, तो वेक्टराइज्ड ऑपरेशंस हैं नंपाई के अंदर जो इसको बहुत आसान बनाते हैं। जैसे मेरे पास डेटा सेट आया, CSV फाइल आई जिसमें लोगों का वेट स्टोर्ड है, हाइट स्टोर्ड है मीटर सेंटीमीटर, ठीक है, पर मुझे अपनी कैलकुलेशन के लिए उसे फीट इंचेस में कन्वर्ट करना है। मैं एक स्टेप में ही सारा काम कर सकता हूं। वेक्टराइज्ड ऑपरेशन, दो अलग-अलग फाइल्स हैं, मुझे उसमें से एक कस्टमर का रिकॉर्ड इधर है, एक कस्टमर का रिकॉर्ड इधर है, मुझे क्लब करना है बेस्ड अपॉन स्पेसिफिक कस्टमर, वो सब मैं इसमें बहुत आसानी से कर सकता हूं। ठीक है, इसलिए हम नंपाई ज्यादातर यूज करते हैं। क्लियर हो गया? चलो अब हम आगे देखते हैं कि नंपाई में एरे बनाना कैसे है और यहाँ एरे बनाने के 7-8 अलग-अलग तरीके हैं, अलग-अलग तरीके से हम एरे बना सकते हैं। सबसे पहले मैंने एरे बनाया लिस्ट से, वो तो मैंने अभी आपको बना के दिखाया था। A is equal to np dot array, आपके पास एक लिस्ट ऑफ नंबर्स है, उससे आपने क्या कर दिया? एरे बना दिया। ठीक है, डिफॉल्ट डेटा टाइप इंटीजर है क्योंकि आपके वैल्यूज में फ्लोटिंग पॉइंट नंबर नहीं आ रहा है, तो डिफॉल्ट डेटा टाइप इसकी इंटीजर। आप प्रिंट करा के देखो, A ये आपका नंपाई ये एरे के अंदर डेटा A डॉट डी टाइप, डी टाइप से आपको क्या पता चल जाएगा? डेटा टाइप ऑफ एलिमेंट्स। डिफॉल्ट डेटा टाइप आ जाएगी इंट, डिफॉल्ट डेटा टाइप है इंट। मान लो ये आप इंटीजर्स का एरे नहीं बनाना चाहते थे, आप चाहते थे फ्लोट्स का बनाना है, तो आप यहाँ पे क्या करो, साथ में जब आपने नंबर्स डाले ना, साथ में डी टाइप मेंशन, डी टाइप इज इक्वल टू फ्लोट्स। अब ये एरे किस चीज का बनेगा? फ्लोट्स का। ठीक है, आपने डेटा टाइप दे दी फ्लोट 64। नाउ दिस इज एन एरे ऑफ, इस सेल को रन करो और अब इस सेल को रन करो। अब देखो इसकी डेटा टाइप क्या हो गई है? फ्लोट। ठीक है, क्लियर है? ये पहली बात होगी डी टाइप। उसके बाद A डॉट शेप, ये एरे की शेप बताता है। 8 रोज, कॉलम 1, बाय डिफॉल्ट एक ही कॉलम, एक 1 डायमेंशनल है, 8 रोज। ठीक है, क्लियर है? ऐसे ही इनके आगे में प्रिंट लगा, एक सेल में A डॉट शेप आ गया। ऐसे ही A डॉट आइटम साइज, एक एक एलिमेंट कितना कितना साइज ले रहा है ये आपको बताएगा। फ्लोट है तो एक एलिमेंट 8 बाइट्स लेगा तो 8 आ। ठीक है,
आइटम साइज, उसके बाद शेप आइटम साइज a डॉट n बाइट्स, पूरा एरे कितने नंबर ऑफ बाइट्स कंज्यूम कर रहा है 64 बाइट्स, 8 एलिमेंट्स हैं, एक एक एलिमेंट 8 बाइट्स ले रहा है, तो 64 बाइट्स का स्पेस ये एरे कंज्यूम। क्लियर है? एक और चीज, a डॉट n dim, n dim मतलब नंबर ऑफ डायमेंशंस, इसकी नंबर ऑफ डायमेंशंस लिखिए, एक डायमेंशन 1D एरे, नंबर ऑफ डायमेंशंस 1, सिंगल डायमेंशनल एरे, ठीक है? क्लियर है? ये सबसे पहला सबसे बेसिक तरीका एक एरे, क्या np डॉट एरे, और उसके बाद आपने क्या कर दिया, एलिमेंट्स दे दिए लिस्ट में जो आपने एरे में, ठीक है? अब एरे बनाने का सेकंड तरीका a is equal to np डॉट a range, एक रेंज से लेके स्टार्टिंग वैल्यू से लेके एंड वैल्यू तक आपने क्या करना है, एरे। np डॉट a range, अच्छा अब इतने सारे फंक्शंस आएंगे, हर फंक्शन के सारे आर्गुमेंट्स आपको याद थोड़ी रहेंगे, आप इसके पीछे क्या लगाओ, क्वेश्चन मार्क, आप इसके पीछे लगाओ क्वेश्चन मार्क, रन करो, आपको हेल्प आ जाएगी, ठीक है? ए रेंज स्टार्ट स्टॉप स्टेप डेटा टाइप ये आप बता सकते हैं, क्लियर है? तो ए रेंज में आप क्या बताएंगे, 1 से लेके 30 तक नंबर्स रखने हैं, 31 तक नंबर्स रखने हैं, स्टेप साइज 3 ये एरे बन जाएगा, ठीक है? 1 से लेके 31 तक नंबर 3 के स्टेप पे 1 4 ऐसे, ठीक है? प्रिंट करा के देखो, ए ये आपने क्या 1 4 7 10 13, डिफॉल्ट डेटा टाइप क्योंकि मैंने नंबर्स डाले थे उसने इंटीजर ले ली, अगर कुछ और देना है तो डी टाइप दे दो, डी टाइप इज इक्वल टू फ्लोट या बूल, जैसी डेटा टाइप आप देना चाहोगे, मेरे लिए तो इंटीजर ही सूटेबल है इसलिए मैंने दिया, ठीक है? अब ये तो 1 डायमेंशन का बना, मैं 1 का नहीं बनाना चाहती, मैं इसको 2 डायमेंशन पे बनाना चाहती हूँ, तो आपने जब बना लिया उसके बाद करो डॉट रीशेप, रीशेप से आप क्या कर सकते हो, एरे की शेप बदल सकते हो, डॉट रीशेप, कैसा करना है इसको, 5 क्रॉस 2 करते हैं, 5 रोज 2 5 रोज बन गई 2 2, ठीक है? पहले देख लेना कि जितने एलिमेंट्स हैं उसके हिसाब से रीशेपिंग हो सकती है या नहीं। अब अगर मैं 7 क्रॉस 2 बोलती हूँ तो ये एरर देगा क्योंकि उतने एलिमेंट्स नहीं है ना, ठीक है? 5 क्रॉस 2 किया, मैं चाहूँ तो 2 क्रॉस टाइप भी कर सकती हूँ, 2 रोज 5 5 कॉलम्स, ऐसे मैं एरे की शेप बदल सकती हूँ, ठीक है? अगर मेरे मान लो एक एलिमेंट कम होता, मान लो मैं ये कहती 28 है ना लास्ट एलिमेंट, मैं 28 तक कहती तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ जाते 9 8 2 डॉट रीशेप 3 रोज 3 कॉलम्स बन जाते, ठीक है? आप चाहे तो इसको 3 डायमेंशंस में भी बना सकते हैं, 3 डायमेंशंस के लिए 2 3 6 12 एलिमेंट्स चाहिए, थोड़ा सा बड़ा करती हूँ, 26 तक करूँगा, 12 एलिमेंट्स आ जाए तो मैं इसको रीशेप करती हूँ, 12 एलिमेंट्स आ गए, डॉट रीशेप 2 क्रॉस 3 क्रॉस 2 3 डायमेंशंस बन गई, 2
2D एरेस, दोनों 3x2, जैसे सी में नहीं 3 डायमेंशनल एरेस बनाते हैं, तो पहली डायमेंशन है वो थर्ड है, फिर उसके अंदर 3x2 वो बन गए। तो ऐसे आप किसी भी डायमेंशन की एरे बना सकते हैं। क्लियर है? समझ में आ गया? समझ में आ गया? क्लियर? अच्छा, अब आपको मैंने ये बताया कि numpy arrays बहुत फास्ट है एज कंपेयर टू जो हमारी लिस्ट। मैं अब आपको प्रूव करके दिखाती हूँ। मैं क्या करूंगी, सेम इक्वेशन दो लिस्ट को ऐड करके थर्ड लिस्ट में बनाना है कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, और यहाँ तो numpy में तो वेक्टराइज्ड ऑपरेशंस होते हैं, तो दो एरेस को कंबाइन करके थर्ड। इन दोनों कामों में लिस्ट में कितना टाइम लगता है और numpy में कितना टाइम लगता है, उसको कंपेयर करते हैं। पर ये टाइम डिफरेंस तभी विजिबल होगा जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स ज्यादा। तो मैं क्या करती हूँ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ज्यादा रखती हूँ, अराउंड इतने नंबर ऑफ एलिमेंट्स के लिए हम पहले मैंने एक लिस्ट बनाई LST इज इक्वल टू रेंज यूज करके 1 से लेके A तक एक लिस्ट बनाई, और LST1 एक और लिस्ट बनाई, दो लिस्ट बना ली। इन दोनों का डेटा मैंने कंबाइन करके LST2 के अंदर डाला है। LST2 अभी खाली, ठीक है। स्टार्ट इज इक्वल टू टाइम डॉट टाइम, स्टार्टिंग टाइम आ गया, ठीक है। फॉर x, y in LST, in zip LST, LST, ऐसे करते हैं दो लिस्ट पे साइमल्टेनियस ऑपरेशन करने के लिए, ठीक है। LST2 डॉट अपेंड क्या x प्लस y, दोनों को ऐड कर दिया। end is equal to time dot time, ठीक है। LST2 में डेटा तो आ गया होगा, वो तो प्रिंट करा के दिखाने की जरूरत नहीं है, प्रिंट करा के दिखाती हूँ। end माइनस स्टार्ट, कितना टाइम लगा इसका? अभी मैंने किया कैसे, लिस्ट numpy से ही किया, अभी मैंने किया लिस्ट। देखते हैं इस ऑपरेशन को चलाने में Code time. Time dot time आपको करना है।
ऑपरेशन को होने दो। ठीक है, अब अगर मैं यही काम numpy array से करूं, ठीक है, यही सेम काम करना है, अब मुझे करना है किससे, numpy array से, दोनों के टाइम को कंपेयर कर। ठीक है, अब मैंने numpy का array कैसे, arr is equal to np dot a range 1 से लेके कहां तक, जितना आपने साइज दिया। ठीक है, एक एरे में ना arr1 is equal to np dot a range 1 से लेके दो एरेज बन गए। अब यहाँ पे लूप करने की जरूरत ही नहीं होती, आप सीधा लिखोगे arr2 is equal to arr plus arr1, वो ऑटोमेटिकली कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स की एडिशन कर देगा। इसी को कहते हैं वेक्टराइज्ड ऑपरेशन। वेक्टराइज्ड ऑपरेशन मतलब कि वो साइमल्टेनियसली दोनों के ऊपर काम करके आपको रिजल्ट दे सकता है। अब मैंने क्या किया, स्टार्ट इज इक्वल टू टाइम डॉट टाइम, arr2 is equal to arr plus arr end is equal to time। आप स्टार्ट माइनस एंड करके देखो, एंड माइनस स्टार्ट करके देखो, आपको पता चलेगा कि उसके कंपैरिजन में कितना टाइम डिफरेंस कम लगता है। ये देखो 0.0039 ऑलमोस्ट 100% कम। कहां, वहां लग रहे थे 0.22 सेकंड और यहां लग रहे हैं 0.0039 सेकंड। अब ये सोचो कि अगर मैं एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बना रही हूँ जिसमें मैं बहुत सारे ऐसे ऑपरेशंस कर रही हूँ, तो ऐसे ही टाइम सम अप होके लिस्ट में कितना ज्यादा लगेगा एज कंपेयर टू नंबर। ठीक है, इसीलिए numpy लाइब्रेरीज, इन लाइब्रेरीज को ज्यादा यूज किया जाता है। ठीक है, जितना ज्यादा डेटा बढ़ता जाएगा उतना ही ज्यादा ये जो रिजल्ट है वो एम्प्लीफाई होता है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो अभी मैंने आपको numpy array बनाने के दो तरीके बताए, एक बताया लिस्ट से और दूसरा बताया a range। अब मैं तीसरा numpy array बनाने का तरीका आपको बता रही हूँ, दैट इज np dot linspace। np dot linspace ये किस चीज के लिए यूज होता है, बहुत यूजफुल है। जब हम चार्ट्स बनाते हैं ना तो वहां बहुत यूज होता है। ये क्या करता है, आप इसको स्टार्टिंग वैल्यू दे दो और आप इसे एंड वैल्यू दे दो और आप बताओ कि स्टार्ट और एंड के बीच में कितने गैप्स बनाने हैं। जैसे मुझे इसके बीच में 10 गैप्स चाहिए, तो 1 to 5 के 10 इक्विडिस्टेंस पार्टीशंस ये क्रिएट करते हैं। 1 to 10 के बीच में 10 इक्विडिस्टेंस, जैसे ग्राफ में नहीं दिखाने होते आपको एक्स एक्सिस पे 10 इक्विडिस्टेंस पार्टीशंस दिखाने, तो उसके लिए ये बहुत यूजफुल रहता है। जैसे मैंने ये arr में ये डाला, प्रिंट करा के देखो, arr 1 1.44 1.88 2.33 2.6 इक्वल डिस्टेंस पे पार्टीशंस करके। ठीक है, इसके लिए यूज होता है linspace। स्टार्टिंग वैल्यू एंड वैल्यू मैंने बोला 1 to 8 में करो, तो ये 1 to 8 के बीच में कर देगा। मैंने बोला इतने नहीं 8 पार्टीशंस करो, 1 2 3 4 5। मैंने बोला 16 करो, 1 1.4। ठीक है, क्लियर है, ऐसे यूज होता है linspace। क्या ये भी एक एरे बनाने का तरीका है। ओके, नेक्स्ट तरीका देखो, np डॉट zeros, zeros का एरे बनाना है। np डॉट zeros, np डॉट zeros। ठीक है, शेप दे सकते हो, zeros का है तो 0 0 ही डालेगा और तो कुछ डालेगा नहीं, शेप दे दो। जैसे मैंने शेप दे दी 2 क्रॉस 3, तो 2 क्रॉस 3 का एक zeros का एरे, ये जो मैंने 2 क्रॉस 3 दिया टेबल में, ये इसका शेप है। जो 2 क्रॉस 3 का zeros का एरे।
सारी चीजें यूज होती हैं। ऐसी जीरोस की जगह वंस का बनाना हो, सारों के लिए नहीं है, जीरोस और वंस के लिए है। जीरोस वंस, ठीक है। आपको आइडेंटिटी बनाना हो, आइडेंटिटी मैट्रिसेस समझते हैं ना, क्या होते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स? क्या होता है? डायगोनल एलिमेंट्स 1 होते हैं, बाकी सब कुछ 0। अच्छा, दूसरी बात ये है कि जितने भी आइडेंटिटी मैट्रिसेस होते हैं वो हमेशा स्क्वायर मैट्रिसेस होते हैं। उसमें कभी भी ऐसा नहीं होता 2 क्रॉस 3 या 3 क्रॉस 2, ऐसे नहीं होते, वो हमेशा स्क्वायर मैट्रिसेस होते हैं। इसलिए इसमें जब शेप आएगी तो एक ही डायमेंशन आएगी, 4 मतलब 4 क्रॉस 2, ठीक है। तो ये मेरा बन गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स। Diagonal elements are 1 and rest of the elements are clear है? ये अभी हम अलग अलग तरीके कर रहे हैं जिससे arrays बना सकते हैं। Clear? Next देखो, अच्छा इनमें से किसी में भी D टाइप सब में दे सकते हैं, डेटा टाइप सब में दे सकते हैं। जैसे मैं इसमें D टाइप इज इक्वल टू फूल दे दो, मैंने डेटा टाइप दे दी फूल, तो ये ऑटोमेटिकली ट्रू फॉल्स का एरे होगा। 1 इज ट्रू, रेस्ट आर फॉल्स। तो आप डी टाइप से ये चीज मैनेज कर सकते हो, ठीक है। क्या है नेक्स्ट देखो, आप मैंने बनाना है कोई एरे जिसको मैंने अपनी मनपसंद की किसी वैल्यू से फिल कर दिया, ठीक है। तो मैंने लिखा np डॉट फुल। आपके पास इतने सारे फंक्शंस हो जाएंगे कि आपको कभी भी याद नहीं रहेगा कि इसके क्या आर्गुमेंट्स हैं। तो क्वेश्चन मार्क लगा के आप हेल्प जरूर देखो, डॉक्यूमेंटेशन देख लो, फुल शेप दे दो और फिल वैल्यू करो, क्या फिल करो, ठीक है। जैसे शेप, ये सारे पैरामीटर्स की डॉक्यूमेंटेशन होती है। शेप कैसे देनी है, 2 क्रॉस 3 या 2 अगर एक, फिर फिल किस चीज से करना है, फिल वैल्यू। तो यहाँ मैंने लिख दिया np डॉट फुल 3 क्रॉस 4 का एक एरे बने और एरे के सारे एलिमेंट्स में 90 90 फुल, सारे एलिमेंट्स में जैसे 0 वाला सारे 0 डाल देता है, 1 वाला सारा 1 डाल देता है, मुझे कोई और वैल्यू डालनी है, ठीक है। तो ये मैंने ठीक है, ये एरे बनाने के तरीके हो गए। अब इसके बाद एक और एरे बनाने का तरीका है जो रैंडम नंबर्स का एरे बनाता है। मैंने बोला 1 to 100 के बीच के रैंडम नंबर्स का एरे बनाना, ठीक है। तो वो भी आप बना सकते हो। जैसे मैंने लिखा np डॉट रैंडम डॉट, अगर इंटीजर्स का बनाना है तो रैंड इंट, अगर आप रैंड लिखोगे सिर्फ तो फिर वो फ्लोट वैल्यूज 0 to 1 के बीच की फ्लोट वैल्यूज, ठीक है। रैंड इंट 1 to 100 के बीच का नंबर्स कितने डालने हैं, 20 नंबर्स डालिए, ओके। इसके बाद रीशेप भी कर देते हैं, 4 क्रॉस का एक ही शेप में डालो। 1 to 100 के बीच के 20 रैंडम नंबर्स आएंगे और फिर मैंने उसको रीशेप कर दिया। बाय डिफॉल्ट तो 1 डायमेंशनल बनेगा, फिर मैंने उसे रीशेप कर लिया, फिर उसे 4 क्रॉस 5 का बना, ठीक है। देखो प्रिंट कराओगे, ये एरे आया, दोबारा रन करो, रैंडम है कुछ और आएगा, थर्ड टाइम रन करो कुछ और आएगा, ठीक है। रैंडम नंबर्स का एरे मैंने बनाया। ऐसे ही आई कैन यूज, सिमिलरली आई कैन यूज np डॉट रैंड, np डॉट, आप देखो ये क्या करेगा, 0 to 1 के बीच में 20 रैंडम नंबर्स जनरेट, ठीक है। क्लियर है, ये सारी बातें समझ में आ गई। अब अगला तरीका है एरे बनाने का कि कोई
ज्यादा यूज होगा। फाइल्स आएंगी, फाइल्स पे डेटा होगा, फाइल से डेटा रीड करके हम क्या करेंगे, अरे तो मेरे पास ऐसी बहुत सारी फाइल्स पड़ी हुई है। मेरे पास एक फाइल पड़ी हुई है। अच्छा, जब आप जुपिटर नोटबुक में काम करते हो, क्योंकि ये पूरा प्रोजेक्ट नहीं होता, ये एक नोटबुक होती है, एक सिंगल फाइल होती है। तो आपको अगर इसके साथ कोई फाइल लोड करनी है तो वो आपको इसके साथ, जहां आपका ये जुपिटर नोटबुक पड़ा हुआ है ना, वहां पे फाइल को रखना पड़ेगा। जैसे ये मेरा फोल्डर है जहां पे मेरी जुपिटर की बाय डिफॉल्ट नोटबुक स्टोर होती है, सी के अंदर, यूजर्स के अंदर, एडमिन में। मेरा बहुत सारा जितनी भी जुपिटर नोटबुक्स हैं वो सारी मेरी यहाँ पड़ी है, ठीक है। जो भी मैंने बनाई वो भी यहीं पड़ी है। यहीं पे मेरे पास एक CSV फाइल पड़ी हुई है, ये वेदर डेटा। इसके अंदर कॉलम स्टोर्ड है, डेट, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, विंड। ये वेदर का डेटा है, अलग अलग डेज, एक जगह का अलग अलग डेज पे वेदर का डेटा, ठीक है। मुझे क्या करना है, एक एरे बनाना है इससे, ठीक है। इस CSV फाइल को रीड करना है, इससे रीड करके क्या करना है, एरे। काम करते समय मुझे ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ये वाले सारे कॉलम्स फ्लोट है और ये वाला कॉलम डेट टाइम, इसको मैं उसके साथ नहीं उठा पाऊंगी, मुझे ये वाला कॉलम छोड़ना पड़ेगा। अगर मैं उठाऊंगी तो ये तो टाइप डिफरेंट होगी ना, नंपाई के एरे में डिफरेंट टाइप्स तो आती है, तो फिर ये कॉलम मुझे छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। ओके, ये मेरी फाइल है, इसको मैंने कहाँ रखा हुआ है, इसको मैंने उसी पार्ट पे रखा हुआ है जहाँ पे मेरा प्रोजेक्ट पड़ा है, जहाँ पे मेरी ये फाइल थी, जहाँ पे मेरी ये वाली जो मैं चला रही हूँ, ये नोटबुक जहाँ स्टोर्ड है ना, अनटाइटल्ड 59, उसी पार्ट पे मैंने सेव, ठीक है। अब मैंने इस फाइल से डेटा और एरे ARR is equal to np dot load text। लोड टेक्स्ट फंक्शन है जो फाइल से रीड करने के लिए, CSV फाइल में टेक्स्ट फाइल ही होती है, बस वो उसमें कॉमा डिलिमिटर होता है, तो लोड टेक्स्ट मेथड यूज होगा फाइल से रीड करने। आर्गुमेंट्स देखो क्या देना है, मुझे फाइल नेम देना है, डेटा टाइप क्या बनानी है वो देना है, डिलिमिटर क्या है, स्किप रोज, अगर हेडर वगैरह है तो स्किप करना है उसे, यूज कॉल्स, कितने कॉलम्स यूज करने हैं, कौन कौन से कॉलम्स यूज करने हैं, डिलिमिटर मतलब, डिलिमिटर मतलब जैसे CSV फाइल होती है ना, उसमें डेटा अभी आपको दिखी तो एक्सेल में, पर एक्चुअली वो एक्सेल फाइल नहीं है, वो एक CSV फाइल है। CSV होती है जिसमें एक डेटा, फिर कॉमा, फिर दूसरा डेटा, फिर कॉमा, कॉमा इज द सेपरेटर। ऐसे TSV फाइल भी होती है जहाँ पर टैब सेपरेटेड होती है, अलग अलग तरह की फाइल होती है, तो वो टैब या वो कॉमा, वो डिलिमिटर जो एक डेटा को दूसरे डेटा से अलग करता है, ठीक है। तो अब हम इसको यूज करें, लोड टेक्स्ट, सबसे पहले फाइल का नाम, जिस फाइल से आपने रीड करना है, मैंने बोला वेदर डेटा डॉट CSV, ये फाइल है जिसमें से मुझे, ठीक है। डिलिमिटर इज इक्वल टू कॉमा, CSV फाइल है तो मेरा डिलिमिटर क्या है, अच्छा। इसके बाद स्किप रोज, क्योंकि मेरी पहली रो हेडर वाली है, उसमें हेडर लिखे मैं डेट, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, स्किप रोज 1, पहली वाली रो को स्किप कर, ठीक है। यूज कॉल्स, कॉलम्स कौन से यूज कर रहे हैं, 1 2 एंड 3, 0 वाला कॉलम नहीं यूज करना, 1 2 एंड 3 कॉलम यूज करने हैं, 0 इंडेक्स वाला डेट वाला कॉलम मुझे नहीं रीड करना है। अगर मैं रीड करूंगी तो एरर आएगा, क्योंकि नंपाई में एक डेटा डेट और दूसरा डेटा फ्लोट, तो वो भी सकता है, ठीक है। ओके, इससे एरे बन जाएगा, सारा CSV का डेटा रीड हो गया, जितना CSV फाइल में डेटा था सारा का सारा रीड होके इस एरे में आ गया। आप इसकी शेप चेक कर लो और उधर फाइल में देख लो,
डॉट शेप, कितनी रोज है देखो 365 रोज 3 कॉलम, उतना ही डेटा था उस फाइल में। एक साल का सारा वेदर का था ना, पूरे साल का था, तो पूरे साल का डेटा लिखो। ठीक है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे यूज कॉल्स में कॉलम 0 दे दूं तो क्या होगा? अब डेट टाइम आएगा, यहाँ पे एरे किस टाइप का बन रहा है? फ्लोट टाइप का। फ्लोट टाइप पे डेट टाइम आ ही नहीं सकता, तो इसने मुझे दे दिया। कोई भी चीज जो इंटीजर है या फ्लोट है वो इसमें स्टोर हो पाएगी, क्योंकि यहाँ पे नंबर एरे सिंगल डायमेंशन के बनते हैं। इसने क्या किया? फ्लोट टाइप का बना लिया, तो सारे के सारे नंबर्स जो फ्लोट में कन्वर्टेबल है वो सब इसमें आ सकते हैं। यहाँ पे रो 1 से स्टार्ट होती है, नहीं, रो 0 से स्टार्ट होती है। रो मैंने स्किप रो 1 मतलब फर्स्ट वाली रो को स्किप, जिसमें हेडर्स है वो रो को स्किप, 0 से ही शुरू होता है सब, इंडेक्स 0 से। ठीक है, क्लियर हो गया? ये भी एक एरे बनाने का तरीका। तो इन टोटल मैंने आपको 7-8 तरीके बता दिए अलग अलग, जिससे आप एरे बना सकते हैं। सबसे ज्यादा अगर आपके पास कोई फाइल एनालिसिस के लिए आ रही है तो लोड टेक्स्ट सबसे ज्यादा, ठीक है, बाकी अदरवाइज भी यूज होते हैं। ठीक है, ओके। पहला काम हो गया, हमने एरे में से काम करना सीखा, एरे बनाना सीखा। अब अगली बात मुझे क्या करनी है? मुझे इसके ऊपर स्टैटिस्टिकल फंक्शंस लगाने। स्टैटिस्टिकल फंक्शंस मतलब जो हम मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में पढ़ते हैं। मुझे मीन निकालना है, मुझे मीडियन निकालना है, मुझे स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। ठीक है, आप ऐसे सपोज करो कि आपके पास अलग-अलग स्टूडेंट्स का डेटा है। ठीक है, स्टूडेंट 1 का ऐसे रोज है, रो वाइज स्टूडेंट का रोल नंबर है, और कॉलम वाइज क्या है? मैथ्स के मार्क्स, साइंस के मार्क्स, अलग-अलग सब्जेक्ट के मार्क्स। मुझे क्या करना है? मीन ऑफ एक सब्जेक्ट के मार्क्स चाहिए, मुझे सारा स्टूडेंट का हर सब्जेक्ट का मीन चाहिए, मीडियन चाहिए, सम चाहिए, तो मैक्सिमम चाहिए। तो वो सब हम बड़ी इजीली कर सकते हैं यूजिंग नंबर। ठीक है, पहले सिंगल डायमेंशन एरे के साथ कराती हूँ, फिर 2 डायमेंशन के साथ। ठीक है, अभी मैंने क्या किया? np डॉट लिखूंगी कहाँ? रैंडम डॉट रैंड से एक मैं 1 to 100 के बीच के 10 नंबर्स का एरे बना। ठीक है, अब मुझे क्या करना है? नंपाई में देखो हम क्या क्या कर सकते हैं। np डॉट मैक्स ऑफ एरे, पूरे एरे में से मैक्सिमम वाला निकाल देगा। np डॉट मिन ARR, मिनिमम वाला नंबर निकाल देगा। एक क्लास के टेस्ट के स्कोर समझ लो स्टोर्ड है, मैक्सिमम आ जाएगा, मिनिमम आ जाएगा। डॉट सम, सारे एलिमेंट्स का सम आ जाएगा। np डॉट मीन, एलिमेंट्स की मीन वैल्यू आ जाएगी। np डॉट std, स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगी। ठीक है, ऐसे बहुत सारे स्टैटिस्टिकल फंक्शन है आपके पास, रेडीली अवेलेबल है नंबर। आपको कुछ करना ही नहीं, आपको सीधे के सीधे ये डेटा मीन करके बता देंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन बता देंगे। ठीक है, आप इसे एग्जीक्यूट करके देखो। ये सारे नंबर से मैक्सिमम में मैक्सिमम आ गया, मिनिमम में मिनिमम आ गया, सम आ गया, मीन आ गया, स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, क्लियर है? आपको पता है स्टैंडर्ड डेविएशन का क्या फायदा होता है? कि स्टैंडर्ड डेविएशन क्या चीज होती है? पता है स्टैटिस्टिक्स में स्टैंडर्ड डेविएशन क्या चीज? पता तो था। स्टैंडर्ड डेविएशन होता है कि मीन के आसपास डेटा कैसे ऑर्गेनाइज्ड है, मीन के आसपास डेटा कैसे ऑर्गेनाइज्ड है, उसका रिफ्लेक्शन होता है स्टैंडर्ड डेविएशन। अगर स्टैंडर्ड डेविएशन छोटा है तो इसका मतलब डेटा मीन के क्लोज है। अगर आपका डेटा ऐसा हो कि ज्यादातर जैसे क्लास में ज्यादातर बच्चों के 69, 70, 71, 72, 65 टू 75 के बीच में बच्चे हो ज्यादातर,
40, तो डेटा बहुत ज्यादा उसका रेंज ज्यादा है, इट इज स्प्रेड आउट। जितना ज्यादा डेटा स्प्रेड आउट होता है उतना ही ज्यादा आपका स्टैंडर्ड डेविएशन ज्यादा है। ये चीजें समझ में आना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आपके पास डेटा आएगा, ठीक है, आप उस डेटा को डेटा में से जब आप वो डेटा सप्लाई करेंगे टू अ मशीन लर्निंग एल्गोरिथम, तो आपको पता होना चाहिए कि आपका डेटा की शेप क्या है, मतलब वो डेटा यूनिफॉर्म है कि नहीं है, उसमें आउटलायर्स कितने हैं। अगर कोई बहुत आउटलायर डेटा है, जैसे मैं किसी बच्चे को पेपर की तैयारी करा रही हूँ, ठीक है, अब कोई एक टॉपिक है जिसका कभी क्वेश्चन आता है, मैंने ज्यादा फोकस उस चीज पे कर दिया रादर देन कि जो मेन सिलेबस था, तो क्या होगा, वो क्वेश्चन आए ना आए बच्चे का पेपर खराब हो जाएगा ना। इंस्टेड ऑफ दैट मेरे को फोकस कहाँ करना चाहिए, जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट मार्क्स वाला जहां से चंक आना है पेपर का, मुझे वहां सबसे पहले फोकस करना चाहिए। तो ऐसे ही जब आप मशीन लर्निंग एल्गोरिथम बनाते हो, एल्गोरिथम को आप ट्रेन करते हो, एल्गोरिथम को ट्रेन करना जस्ट वैसे ही है जैसे बच्चे को पढ़ाना, ठीक है। अगर मैं उसे राइट इनपुट ही नहीं भेजूंगी, मैं उसको राइट फोकस डेटा ही नहीं भेजूंगी, तो वो कैसे ठीक से सीख जाएगा। तो वो तो मेरे को ही देखना पड़ेगा ना कि इस डेटा में मेरा फोकस क्या है, मेरा मीन क्या है, मीन के आसपास डेटा कितना स्प्रेड है, कौन सा डेटा है जिसे मुझे अपने मतलब में रखना है, कौन सा डेटा है जो मेरे लिए आउटलायर है, उसको छोड़ दो, उस पर फोकस करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके लिए ये चीजें निकालना बहुत जरूरी है। स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी, वेक्टर्स, लीनियर अलजेब्रा, ये चार चीजें तो आपको अच्छे से आनी ही चाहिए। ये चार टॉपिक्स मैथ्स के आपको आने चाहिए, तभी आप मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स समझ सकते, ठीक है। क्लियर है, ये बात समझ में आ गई। नंपाई एरेज बनाए और एरेज में से हमने ये बहुत सारी इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश की। अच्छा, अगर मैं बोलूं कि जो मैथ्स आया ना, मुझे उस मैथ्स की लोकेशन भी चाहिए। अभी तो इसने ये बता दिया कि 81 हाईएस्ट मार्क्स, पर मुझे ये भी पता करना है कि वो कौन से बच्चे हैं, मुझे उसकी लोकेशन भी चाहिए। तो मैं क्या कर सकती हूँ, प्रिंट np.argmax। argmax क्या करेगा, मैक्सिमम की लोकेशन देगा, डेटा नहीं देगा, इंडेक्स पोजीशन देगा कि कहां पे वो मैक्सिमम है, ठीक है। वो मैक्सिमम एलिमेंट की पोजीशन देगा। देखो दोबारा रन करती हूँ, ये डेटा है 98 है ना, इसमें से मैक्सिमम डेटा देखो, argmax 5th पोजीशन 0 1 2 3 4 5 5th लोकेशन पे ये था, ठीक है। argmax क्या देता है आपको, लोकेशन। अच्छा, अभी हमने ये सब निकाला, फिर 1D है, ठीक है। अभी तो ये ऐसा था कि एक टीचर है, उसके सब्जेक्ट के मार्क्स हैं। अब बच्चे का पूरा रिपोर्ट कार्ड है, उसमें सारे बच्चे भी हैं और उनके सारे सब्जेक्ट के मार्क्स, 2 डायमेंशंस है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, एक एरे बनाया np.random.random। अगर आप रैंडम नहीं बनाना चाहते तो आप ऐसे भी बना सकते हैं, np.array, पहले बच्चे के मार्क्स 56 78 30, सेकंड बच्चे के मार्क्स 89 67 थर्ड बच्चे के मार्क्स, ठीक है। ये भी मेरा एक 3x3 का एक एरे बन गया। देखो ये 3x3 का एक एरे, ठीक है। 1-2 मार्क्स बदल देती हूँ इसके मारे, ठीक है। ये आ गई। अब मुझे क्या करना है, इसमें से मैक्सिमम निकालना है, ठीक है। इसमें से मुझे मैक्सिमम np.max किसमें, ARR, इसने मुझे क्या बता दिया, पूरे एरे में से मैक्सिमम कितना है, मतलब टोटल क्लास में किसी भी सब्जेक्ट में बच्चे का मैक्सिमम स्कोर कितना है, वो इसने मुझे बता दिया। मुझे ऐसे नहीं चाहिए, मुझे सब्जेक्ट वाइज चाहिए, किस सब्जेक्ट में क्या मैक्सिमम है, दूसरे में क्या मैक्सिमम है, तीसरे में क्या। बहुत इजी है, np.max ARR axis is equal to 0, axis is equal to 0। देखो फर्स्ट
सब्जेक्ट में 89 हाईएस्ट स्कोर है, सेकंड सब्जेक्ट में 78 हाईएस्ट स्कोर है, नेक्स्ट सब्जेक्ट में 98 हाईएस्ट। सब्जेक्ट वाइज मैक्सिमम, ठीक है, समझ में आ गया? समझ में आ गया? अच्छा, अगर मुझे स्टूडेंट वाइज मैक्सिमम चाहिए कि स्टूडेंट का मैक्सिमम स्कोर क्या है, इस स्टूडेंट का मैक्सिमम स्कोर क्या है, तो मैं क्या कर सकती हूँ, एक्स इक्वल टू 1। ये स्टूडेंट वाइज आ गया। पहले स्टूडेंट के हाईएस्ट मार्क्स 78, सेकंड स्टूडेंट के हाईएस्ट मार्क्स 98, नेक्स्ट स्टूडेंट के हाईएस्ट मार्क्स, ठीक है। डेटा एनालिस्ट बनने के लिए आपका माइंड क्वेश्चनिंग होना बहुत जरूरी है। मैं आपको टूल सिखा सकती हूँ, पर इनसाइट तो आप अपने माइंड से निकालो। आपको पता होना चाहिए ना कि आप क्या निकालना चाहते हो, वो आपको पता होना चाहिए। निकालने में हेल्प आपकी नमताई कर देगा, पांडास कर देगा, पर सोचना तो आपको पड़ेगा कि मेरे कस्टमर को किस चीज में इंटरेस्ट हो सकता है, उसे मैं क्या निकाल के दूं, ठीक है। वो आपको समझना पड़ेगा कि हाँ, उसके लिए आपको अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेटा होनी चाहिए कि ये डेटा दिखा क्या रहा है। अब जैसे ऐसे दिखाने से मेरे को ये फायदा हो गया, मुझे हर स्टूडेंट ने हाईएस्ट स्कोर कितना किया है वो पता है। अच्छा, अगर मैं स्टूडेंट्स का मीन देख लूं ऐसे x = 1, तो मुझे हर स्टूडेंट का मीन स्कोर पता चलेगा, ठीक है। अगर मैं इसी के साथ साथ बच्चे का स्टैंडर्ड डेविएशन भी चेक करूं, तो मुझे ये भी पता चल जाएगा। ये मेरा क्या आ गया, स्टूडेंट्स का स्टैंडर्ड डेविएशन। अच्छा, अभी अगर ये बच्चा जिसके 89 98 स्कोर आ रहे हैं, अगर इसका ये वाला स्कोर भी ऐसे बहुत क्लोज होता 95, और ये वाला स्कोर भी बहुत क्लोज होता 96, तो इसका स्टैंडर्ड डेविएशन बहुत कम होता। तो मुझे इससे क्या पता चलता है, ये बच्चा एक सब्जेक्ट में नहीं स्कोर कर रहा है, ये कंसिस्टेंटली सब सब्जेक्ट्स में ही अच्छा स्कोर, ठीक है। देखो, इसको रन किया, जिन सेल्स में चेंजेस किया ना उनको रन, ये इसका स्टैंडर्ड डेविएशन क्या आ गया 1.2। इसका मतलब कि इसके स्कोर 96.33 के 1-2 इधर-उधर इसके बीच में, ठीक है। क्लियर है? सम मेन जो ऊपर मैंने सारे बताए थे उन सब में एक्सेस दे सकते हो। अगर टू सही है तो एक्सेस दे दो, रो वाइज, कॉलम वाइज डेटा। क्लियर है? समझ में आया इतना? तो आज आप इतना प्रैक्टिस करके देखिए। नेक्स्ट क्लास में हम और इसमें देखेंगे स्लाइसिंग कैसे कर सकते हैं, विजिट